हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में पड़ने वाले नर नारायण पर्वत के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम में। दोस्तों बद्रीनाथ धाम भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमको बद्रीनाथ कैसे जाना है, बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ जाने का सही समय क्या है और लास्ट में जानेंगे कि हमारा बद्रीनाथ जाने का टोटल खर्चा कितना आने वाला है। तो चलिए इन सब बातों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों लौटते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ कैसे पहुंचा जाए। हालांकि दोस्तों बद्रीनाथ पहुंचने का एकमात्र माध्यम है और वह है बाय रोड। लेकिन दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप किसी अदर शहर या अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आपका आने का क्या माध्यम होगा। तो दोस्तों आपके पास यहाँ आने के 2 माध्यम है। पहला है बाय ट्रेन। दोस्तों बद्रीनाथ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में पड़ता है। दोस्तों दूसरा माध्यम है बाय फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून के जोली ग्राउंड में पड़ता है, जहां से आप बद्रीनाथ जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब आपको हरिद्वार या देहरादून से आगे बद्रीनाथ तक का सफर कैसे पूरा कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या साधन है बद्रीनाथ पहुंचने तक। दोस्तों इन दोनों जगह से बद्रीनाथ पहुंचने का सिर्फ 2 साधन है, जिनमें पहला साधन है बस, जो कि आपका सबसे सस्ता साधन है। दोस्तों वहां पर सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसें चलती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी कितनी है और बद्रीनाथ पहुंचने में कितना समय लगेगा और साथ में जो बस का टिकट का प्राइस होगा वो कितना पड़ेगा। तो दोस्तों हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 315 किलोमीटर है और ऋषिकेश से 20 किलोमीटर कम पड़ती है, यानी कि 295 किलोमीटर पड़ती है। दोस्तों आपको बस के द्वारा यह सफर पूरा करने में 10 से 11 घंटे तक का समय लग सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं टिकट की, तो वह आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों हरिद्वार से बद्रीनाथ तक का जो बस का किराया होता है वह 580 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज किया जाता है। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं कि अगर आप रात में हरिद्वार पहुंचते हैं तो रात के समय में आपको बद्रीनाथ के लिए कोई बस नहीं मिलेगी, क्योंकि हरिद्वार से बद्रीनाथ तक का पूरा घाट सेक्शन होने की वजह से वहां पर रात में बस नहीं चलती है। एक दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ तक की आपको सीधे बस नहीं मिल रही है तो आप सबसे पहले जोशीमठ पहुंचिए। दोस्तों जोशीमठ बद्रीनाथ धाम से 45 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो आप सबसे पहले जोशीमठ पहुंचिए। उससे आगे टैक्सी या जीप लेकर बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का किराया 100 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको सबसे पहले देहरादून में स्थित ISBT यानी कि रोडवेज बस अड्डे पर पहुंचना होगा और उसके आगे का सफर रोड से ही पूरा करना होगा। दोस्तों अब बद्रीनाथ पहुंचने के लिए दूसरे विकल्प की बात करते हैं और वह है टैक्सी द्वारा। दोस्तों हरिद्वार या देहरादून में बहुत से ट्रेवल एजेंसी हैं जहां से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। दोस्तों इन टैक्सियों का जो फेयर पड़ता है वह 6000 से 7000 रुपए तक चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों यह तो था कि आप बद्रीनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। दोस्तों बद्रीनाथ पहुंचने के बाद हमको यह देखना है कि बद्रीनाथ में कहां स्टे कर सकते हैं। दोस्तों बद्रीनाथ में स्टे करने के लिए 3 ऑप्शन है, जिनमें पहला और सबसे सस्ता है वह है आश्रम। दोस्तों बद्रीनाथ में बहुत से आश्रम है जिनमें आप ठहर सकते हैं। यह आपसे ठहरने के लिए 24 घंटे का 100 से 200 रुपए चार्ज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों GMNVN का गेस्ट हाउस, जो कि उत्तराखंड सरकार का गेस्ट हाउस है। दोस्तों आपको यहाँ डॉर्मेंट्री मिलेगी जिसमें काफी सारे बेड एक साथ लगे होते हैं और दोस्तों आपको यहाँ पर एक बेड का चार्ज 50 रुपए पड़ता है। तो दोस्तों आप यहाँ भी रुक सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तो वह है होटल। दोस्तों बद्रीनाथ धाम के आसपास काफी सारे होटल मौजूद हैं जिनमें आप रुक सकते हैं। दोस्तों इन होटल का किराया 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक चार्ज किया जाता है। दोस्तों यह किराया निर्भर करता है कि आप किस समय बद्रीनाथ जा रहे हैं, यानी कि ऑन सीजन जा रहे हैं या ऑफ सीजन जा रहे हैं, जिसकी बात हम आगे बाद में करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर थाली सिस्टम चलता है, जिसमें आपका एक थाली का प्राइस 80 से 150 रुपए तक चार्ज किया जाता है। यहाँ पर आपको खाने पीने में काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपका नॉर्थ इंडियन थाली और साउथ इंडियन थाली काफी फेमस है। तो दोस्तों यह थी आपकी बद्रीनाथ में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था। तो दोस्तों अब चलते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने की ओर। दोस्तों हम साथ में यह भी जान लेते हैं कि दर्शन करने से पहले हमको क्या क्या करना होगा। दोस्तों आपको मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्थित तप्त कुंड यानी कि गर्म पानी के कुंड में स्नान करना होगा। स्नान करने से पहले आपको यह देखना होगा कि आप यह गर्म पानी को सहन कर पाओगे या नहीं। वैसे तो दोस्तों यहाँ का तापमान इतना ठंडा होता है कि आपका मन जरूर करेगा यहाँ पर स्नान करने के लिए। अगर दोस्तों आप फिर भी स्नान नहीं करना चाहते तो तप्त कुंड के कुछ पानी की बूंदों को अपने ऊपर छिड़क लेना और इसके बाद आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के लिए लगने वाली लाइन में लगने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल व कैमरा या किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना सख्त मना है।
इसलिए आप अपना मोबाइल या कैमरा अपने रुकने के स्थान पर रख कर आए। इसके बाद दोस्तों हम मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं और मंदिर परिसर से बाहर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक स्थान है ब्रह्म कपाल, जहाँ पर पितृ पिंडदान किया जाता है। दोस्तों जिन भी लोगों को अपने पितरों का पिंडदान करना हो तो वह यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों यह स्थान ठीक तप्त कुंड के पीछे बना हुआ है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। यहाँ आने का सही समय क्या है और हमें यहाँ पर कितने दिन का स्टे करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। दोस्तों बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। दोस्तों अगर मैं इस साल यानी कि 2023 की बात करूं तो 2023 में बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे और दोस्तों इस साल कपाट जो बंद होंगे वह 19 नवंबर 2023 को बंद होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ के कपाट सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, जिससे यहाँ पहुँचने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन 6 महीनों में वहां पर जाने का सही समय क्या होगा। दोस्तों अगर आप वहां मई या जून में जाते हैं तो आपको यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यह समर वेकेशन का समय होता है। इसलिए यहाँ पर मई जून में ज्यादा लोग आते हैं। दोस्तों इस समय यहाँ जाने पर आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ सितंबर या अक्टूबर के समय में आना चाहिए, क्योंकि इस समय यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिससे आपका खर्चा भी कम आएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि आपको यहाँ पर मानसून के समय में आने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बरसात के समय में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों जब आप बद्रीनाथ आते हैं तो आपको कम से कम 4 दिन का प्रोग्राम बनाना चाहिए, जिसमें आपका 2 दिन सफर मान लीजिए और 2 दिन आप बद्रीनाथ मंदिर और उसके आसपास की स्थित खूबसूरत जगह में घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको बद्रीनाथ में और किन किन जगहों पर घूमना चाहिए। नंबर 1 है माना। दोस्तों यह स्थान बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर पड़ता है। दोस्तों यह भारत का अंतिम यानी कि आखिरी गांव है। यह एक बहुत खूबसूरत गांव है, आप यहाँ पर जाइए और इसकी खूबसूरती का आनंद उठाइए। नंबर 2 है चरण पादुका। दोस्तों यह स्थान बद्रीनाथ धाम से 2.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। मान्यता है कि यह वो स्थान है जहाँ पर जब भगवान विष्णु पहली बार धरती पर आए थे तो इसी स्थान पर उनके चरण पड़े थे। नंबर 3 है व्यास गुफा। यह स्थान माना से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ जाकर इस गुफा के दर्शन कीजिए। दोस्तों इसी के थोड़ी दूर पर स्थित है श्री गणेश गुफा, यहाँ पर भी आपको जरूर जाना चाहिए। नंबर 4 है भीमपुल। दोस्तों यह वह स्थान है जहाँ पर कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी को पार करना था, तो तब भीम ने एक बड़ी सी शिला को उठाकर नदी के ऊपर रखकर एक पुल बनाया था, जिसके द्वारा पांडवों ने सरस्वती नदी को पार किया था। तो आपको एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। नंबर 5 है सरस्वती माता टेम्पल। दोस्तों यह भीमपुल से थोड़े ही पास नीचे की ओर स्थित सरस्वती माता का मंदिर है। आप यहाँ जाकर सरस्वती माता के दर्शन कीजिए। नंबर 6 है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। दोस्तों यह कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं है, यह है भारत की अंतिम दुकान। इसके आगे भारत व चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। दोस्तों यह एक चाय नाश्ते की दुकान है, तो आपको यहाँ पर एक बार चाय का स्वाद जरूर लेना चाहिए, जिससे आपको याद रहे कि हमने भारत की अंतिम दुकान से चाय पी थी। तो दोस्तों यह थे वह प्रमुख स्थान जहां पर आपको बद्रीनाथ धाम के साथ साथ घूमना चाहिए। दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं कि आपका यहाँ टोटल खर्चा कितना आने वाला है। दोस्तों अगर आप 4 दिन का प्रोग्राम बनाकर आए हैं तो आपका यहाँ पर लगभग 4 से 5 हजार रुपए का खर्चा आने वाला है ऑफ सीजन यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में। अगर आप यहाँ पर ऑन सीजन यानी कि मई जून में आने वाले हैं तो आपका खर्चा यहाँ पर 2 से 3 हजार तक और बढ़ सकता है। दोस्तों यह खर्चा मैं आपका हरिद्वार से बद्रीनाथ वहां से वापस लौटने तक का जोड़ रहा हूँ, जिसमें आपका बस का किराया, होटल का किराया, खाना पीना और घूमने का खर्चा जोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों यह था बद्रीनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी बद्रीनाथ की यात्रा करने में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और यात्रा से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।